अस्सलामुअलैकुम। आज हम लाए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 5 जिसमें हम डिस्कस करेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल। तो आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि 1913 के अंदर 1913 के अंदर नील बोहर जो था ना, उसने एक मॉडल प्रपोज किया, वो भी हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, जिसको क्या नाम दिया गया, बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, ये इसका इंट्रोडक्शन है कि नील बोहर ने 1913 में हाइड्रोजन एटम पे एक मॉडल पेश किया जिसको बोहर एटॉमिक मॉडल कहते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट है ऑर्बिट। आपने जो हेडिंग लगानी है कि ऑर्बिट क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन था, वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है। किसके अंदर? ऑफ एटम, एटम के अंदर। ठीक है, इन अ स्पेसिफिक पाथ, एक खास रास्ते के अंदर। और उस रास्ते को आप क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं या शेल्स कहते हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियस है एटम का और ये एक रास्ता है। ठीक है, जिसके ऊपर ये वाला इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, तो हम इस रास्ते को क्या कहेंगे? शेल कहेंगे या ऑर्बिट कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ग्राउंड स्टेट। क्या होता है? तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन ऑर्बिट, ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट के अंदर हो और वो ऑर्बिट क्या हो? क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, कि वो न्यूक्लियस से नज़दीक हो। ठीक है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी? इस इलेक्ट्रॉन की, इट्स एनर्जी क्या होगी? मिनिमम। इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी? कम होगी। तो इसको आप क्या कहेंगे? ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम, एटम की ग्राउंड स्टेट। जैसे ये नीचे आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि ये एक एटम है, इसमें दो रास्ते बने हुए हैं। ये पहला शेल है और ये दूसरा। अब ये जो आपके पास पहला शेल है, ये अब न्यूक्लियस के नज़दीक है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी? मिनिमम। ठीक है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी मिनिमम होगी, कम होगी। और आप इसको क्या कहेंगे? इसको ग्राउंड स्टेट कहेंगे, इस एटम की ग्राउंड स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है एनर्जी। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन वन ऑफ दीज ऑर्बिट, जब इलेक्ट्रॉन इनमें से किसी एक ऑर्बिट में घूम रहा होगा तो इसकी एनर्जी क्या होगी? फिक्स होगी। यानी अब ये इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है ना, तो ये चाहे यहाँ पर हो, इस जगह पर पहुँचे या इस जगह पर पहुँचे, तो इसकी एनर्जी क्या रहेगी? फिक्स ही रहेगी। द ऑर्बिट दैट आर अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, वो ऑर्बिट जो न्यूक्लियस से अवे होगा, दूर होगा, पोजेस ग्रेटर एनर्जी, तो उसके पास एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी अब इसकी एनर्जी कम होगी, इसको हम ग्राउंड स्टेट कहेंगे, इसकी एनर्जी इससे ज़्यादा होगी। ठीक है, और इस तरह जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट अलाउड टू ऑक्यूपाई अ स्पेस इन बिटवीन दी ऑर्बिट्स, कि ये जो दो ऑर्बिट्स है ना, इनके दरमियान में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा सकता। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा? इन ऑर्बिट के अंदर ही होगा। ठीक है, लेकिन इनके दरमियान जो जगह है उसमें नहीं होगा। ये आपने एनर्जी के रिलेटेड याद रखना है कि सबसे कम एनर्जी E1 पहले शेल की, उसके बाद E2 की ज़्यादा, यानी दूसरे शेल की एनर्जी ज़्यादा होगी, फिर तीसरे की उससे ज़्यादा, चौथे की उससे ज़्यादा, इस तरह करके एनर्जी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग आपने लगानी है शेल्स की। तो शेल्स क्या होते हैं? शेल्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल्स, इनको हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। यानी शेल हम पीछे डिस्कस करके आए हैं कि वो रास्ता जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घूमता है। द शेल विच इज़ नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, वो शेल जो न्यूक्लियस के नज़दीक होगा उसको आप कहेंगे पहला शेल, फर्स्ट शेल, जिसका नाम क्या होगा? के शेल। ठीक है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा प्रेजेंट इन इट हैज़ फिक्स्ड एनर्जी, उसकी एनर्जी क्या होगी? फिक्स होगी। इसी तरह सेकंड शेल हैव डेफिनेट एट ग्रेटर डिस्टेंस, जो दूसरा शेल है उसका एक तो डेफिनेट और ग्रेटर डिस्टेंस होता है, यानी जो न्यूक्लियस से उसका फासला है वो तो एक डेफिनेट भी होता है, फिक्स भी होता है, और ग्रेटर भी होता है, ज़्यादा भी होता है। किसकी निस्बत? पहले शेल की निस्बत। एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हैव ग्रेटर वैल्यू ऑफ एनर्जी, और उनकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है। किसकी निस्बत?
के शेल की निस्बत, पहले शेल की निस्बत। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन थर्ड शेल, सेम इसी तरह थर्ड शेल में भी काम होता है, फिर आगे फर्दर हम हायर शेल्स में भी इसी तरह डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है सब शेल्स क्या होते हैं। ईच शेल इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब शेल्स। हर शेल जो है उसको हम फर्दर तकसीम करते हैं किसके अंदर, सब शेल्स के अंदर जिनको हम ऑर्बिटल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सब शेल्स कितने होते हैं, द नंबर ऑफ सब शेल्स प्रेजेंट इन अ शेल, एक शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल है या सब शेल है, ये डिपेंड करता है उसकी एन वैल्यू के ऊपर कि उसकी एन वैल्यू कितनी है। जैसे फर्स्ट शेल है, पहला शेल है, तो इसके लिए एन की वैल्यू क्या होगी 1, और इसके अंदर कितने फिर सब शेल होंगे, जितना एन की वैल्यू है 1 है तो सब शेल भी 1 ही होंगे, कितना एस सब शेल, ठीक है। और दूसरे शेल के लिए जो एन की वैल्यू है वो है N2, तो इसके मतलब इसके अंदर सब शेल कितने होंगे, 2 ही सब शेल होंगे, कौन कौन सा, S और P। तीसरे के लिए एन की वैल्यू है 3 और इसके अंदर सब शेल कितने होंगे, 3 SPD, ठीक है। और चौथे के अंदर एन की वैल्यू होती है 4 और इसके सब शेल होंगे 4 SPD एंड F। नेक्स्ट आपके पास है पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन आर लाइक चार्ज क्लाउड। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एक चार्ज क्लाउड की तरह नजर आता है, हुज लोकेशन अराउंड द न्यूक्लियस, जिसकी लोकेशन जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द है ना, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, उसको मालूम करना बड़ा मुश्किल होता है। विद 100% सर्टेनिटी, यानी कि आप 100% सर्टेनिटी के साथ आप नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इस जगह पर पाया गया है या पाया जाता है, ठीक है। आप 100% श्योर नहीं होते। सो देयर इज सर्टेन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट सर्टेन प्रोबेबल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से एक खास फासले पर, प्रोबेबल डिस्टेंस यानी खास फासले पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल्स। शेल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तो शेल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, 2n का स्क्वायर। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच शेल इज कैलकुलेटेड बाई 2n स्क्वायर, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट के शेल के अंदर कितने होंगे, 2 मल्टीप्लाई n की वैल्यू क्या होगी 1 और उसकी पावर होगी 2, यानी इसी फार्मूले के अंदर क्या किया, पहले 2 आया, n की जगह पे हमने 1 लिखा और उसकी पावर आ गई 2, तो सॉल्व किया तो आंसर आया 2, यानी k के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इस तरह l के अंदर k की वैल्यू, l के अंदर n की वैल्यू होगी 2, तो आंसर क्या निकला 8, यानी l के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, m के अंदर 18 और n के अंदर 32। सिमिलरली आपने अभी पढ़ा था कि शेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि उन शेल्स के अंदर जो सब शेल होते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन कितने कितने आएंगे। तो आपको पता है के के अंदर कितने सब शेल होते हैं, एक ही होता है, और वो कौन सा, एस। और एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। नेक्स्ट आपके पास है एल शेल, जिसके अंदर कितने सब शेल होते हैं, 2 सब शेल होते हैं, एस और पी, ठीक है। तो एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और पी के अंदर 6, तो इसका मतलब टोटल इस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एम शेल के अंदर कितने सब शेल होते हैं, एस पी और डी 3 होते हैं, तो एस के अंदर 2, पी के अंदर 6 और डी के अंदर 10, तो ये टोटल कितने बन गए 18, ठीक है। यानी एम शेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन हमने पीछे फार्मूले से कैलकुलेट किए थे 18 होते हैं, और किस तरह वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो भी आपको बता दिया। एन के अंदर कितने होते हैं 32, जिसमें एस के अंदर 2, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14, यानी 14 होते हैं, ठीक है। तो आपने बिल्कुल इसी तरह एक टेबल बना लेना है, और बुक में काफ़ी वर्डिंग लिखी हुई है, आप बिल्कुल इसी तरह हेडिंग बना के अपना लॉन्ग क्वेश्चन लिखें, इंशाल्लाह आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और ये बहुत ही
इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको इसे अच्छे तरीके से याद करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और इसके रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी है कि एक तो ये बात दी गई है कि साइज ऑफ एटम इज टू स्मॉल, एटम का साइज बहुत छोटा होता है और हम इसको आम आंख से नहीं देख सकते। तो फिर हम क्या करते हैं, इसको हम ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है कि सीजियम, जो कि एक लार्ज एटम है, लार्जर एटम है, बहुत बड़ा एटम है, वो 9 टाइम्स बिगर होता है, 9 गुना बड़ा होता है किस एटम से, जो सबसे छोटा एटम है ना, हीलियम। तो अगर आपसे कोई पूछे सबसे छोटा एटम कौन सा है तो वो हीलियम है, सबसे बड़ा कौन सा है, सीजियम है। तो सीजियम कितना बड़ा है हीलियम से, 9 गुना बड़ा है, यानी अगर 9 दफ़ा हीलियम होगा तो सीजियम का साइज बनेगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा आपको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।